हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमबी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे। और जो हम जनरल साइंस की सीरीज़ चला रहे थे उसको ही आगे बढ़ाएंगे। अभी हम जो ये जनरल साइंस की जो सीरीज़ चला रहे हैं इसमें हम अभी फ़िज़िक्स को कवर कर रहे हैं। फ़िज़िक्स के बाद हम क्रम से बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और फिर केमिस्ट्री से तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए केमिस्ट्री को लास्ट में रखने वाले हैं, उसको कवर करेंगे और उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं चैप्टर्स को जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें अभी हम क्या कवर कर रहे हैं? अभी हम भौतिक विज्ञान यानी कि फ़िज़िक्स को हम कवर कर रहे हैं। और फिज़िक्स में हम ऑलरेडी एक यूनिट लेक्चर नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सी? यूनिट 11। इसमें हम अप्रॉक्सीमेट 220 क्वेश्चंस MCQ टाइप के कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद शुरुआत होती है यूनिट नंबर 2 जो कि है हीट, यानी कि हम ऊष्मा नामक इकाई की शुरुआत करते हैं। और आज का जो रहने वाला है वो है लेक्चर नंबर 11। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के इस लेक्चर की। और ये जो सीरीज़ है इतनी इम्पोर्टेंट है और इसमें इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हों, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, क्योंकि इसमें आपके जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जनरल साइंस के उनके ऊपर MCQ कराए जाएंगे। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, यहाँ पे किसी वस्तु को गर्म किया जा रहा है और फिर उसके अणुओं की बात की जा रही है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए है कि अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी है कि ऊर्जा कम हो जाएगी, ऑप्शन सी का भार बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी अणुओं का भार घट जाएगा। तो भार से इसका गर्म करने का कोई तात्पर्य नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता सीधे सीधे। उसके बाद बात करें इसकी, तो ऊर्जा जो है अणुओं को अगर गर्म करते हैं तो किसी वस्तु के जो मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी क्या है, उनका जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है, तो मतलब उसकी चाल बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए सही है। जबकि ऑप्शन बी इसलिए गलत होता है कि यहाँ कहा गया कि ऊर्जा कम हो जाएगी, तो इसलिए गलत। हाँ, अगर यहीं ये हो जाता कि अणुओं की ऊर्जा अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये भी इसका सही ऑप्शन होता। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। अगर किसी वस्तु का जो टेम्परेचर है वो उस वस्तु की किस चीज़ को इंडिकेट करता है, किस चीज़ का वो सूचक है। ऑप्शन ए उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, ऑप्शन बी उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, ऑप्शन सी उसके अणुओं के कुल वेग का, ऑप्शन डी उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कि जो किसी वस्तु का टेम्परेचर है वो उस वस्तु के अणुओं के औसत यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी को इंडिकेट करता है, यानी कि उसकी औसत गतिज ऊर्जा अणुओं की उसको सूचित करता है या उसको दर्शाता है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न ये CDS 2004 में पूछा गया है। इसमें आपको ध्यान देने की बात है, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे कॉन्शियस करा देता हूँ कि इसमें क्या है कि अणुओं की, ठीक है, अगर इसमें एग्जामिनर आपको पूछेगा तो घुमा के क्या पूछेगा, वो कह दे अणुओं की जगह वस्तु की गतिज ऊर्जा की बात कर ले, तो आप वहाँ पे सतर्क हो जाना, क्योंकि यहाँ पे वस्तु की गतिज ऊर्जा नहीं बल्कि यहाँ पे अणुओं की, मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा की बात की जा रही है। वो ही बढ़ती है किसी वस्तु को गर्म करने पर, ना कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन इस पे इसी कॉन्सेप्ट पे सेम आगे क्वेश्चन है जो आपको टैकल करना है। मैं वहाँ पे भी इस चीज़ को रिवाइज़ कर दूंगा, बट आप इसको अभी यहीं से माइंड में लेके चलें, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। सपोज करो कि कोई वस्तु है वो गर्म है और हम उसे छूते हैं, या हम छूते हैं, कोई और वस्तु उसके संपर्क में लाई जाती है, कोई और चीज़ टच कराई जाती है, तो क्या होगा। ऑप्शन ए उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, ऑप्शन बी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, मतलब फिल होगा, ऑप्शन सी उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, ऑप्शन डी पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो ऑप्शन डी और सी तो बिल्कुल गलत हैं, पृथ्वी से तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है।
जबकि ऑप्शन ए और बी बचते हैं। तो हमें बताता हूँ, अगर सपोज करो ये कोई वस्तु है ए और फिर उसके बाद ये कोई वस्तु है बी और ये है 10 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है और इसका 5 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें ठंडी ये हुई 5 वाली और 10 वाली गर्म हुई। तो अगर इस 10 वाली को बी के 10 डिग्री सेल्सियस वाली जो वस्तु ये है, अगर इसको हम 5 डिग्री सेल्सियस वाली वस्तु बी के संपर्क में लाएंगे, उससे टच कराएंगे, तो क्या होगा, जो ए का ताप है वो बी में ट्रांसफ़र होने लगेगा जब तक कि वो दोनों का बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, तो जो अधिक ऊष्मा वाली वस्तु से कम ऊष्मा वाली वस्तु में ये ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, हीट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी, और ऑप्शन ए है उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रभावित होगी। तो अधिक ताप वाली पर नहीं होगी, कम ताप वाली में होगी, तो ऑप्शन बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है। किसी वस्तु के अगर टेम्परेचर में बढ़ोतरी की जाए, उसको बढ़ा दिया जाए, तो उसका क्या अर्थ है कि वस्तु की, ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, ऑप्शन डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। अब आपको क्वेश्चन नंबर याद करना है कौन सा, 2, जिसमें हमने समझाया था ये वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी हमने औसत गतिज ऊर्जा की बात की थी और यहाँ पे भी फिर एक बार गतिज ऊर्जा शब्द आया है। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे क्या है कि वस्तु के तापमान में वृद्धि का अर्थ, अगर वस्तु के तापमान में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, जबकि वहाँ पे क्या था, अणुओं की, यहाँ पे वस्तु की, वहाँ पे अणुओं की, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, नहीं बढ़ती, जबकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, ये भी गलत। ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, तो ये भी गलत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, इसका सही उत्तर है कि ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि उसकी हीट एनर्जी बढ़ जाती है। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं, ऑप्शन ए की ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑप्शन बी की चाल घट जाती है, ऑप्शन सी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, ऑप्शन डी का भार बढ़ जाता है। तो किसी वस्तु को ठंडा किया जा रहा है, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चंस में समझा था कि अगर किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की क्या, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, अणुओं, तो इसमें क्या है कि वस्तु को ठंडा किया जा रहा है, तो क्या होगा, तो उसके अणुओं की क्या है, जो चाल है वो क्या है, घट जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बढ़ेगी नहीं घट जाएगी, क्योंकि ठंडा किया जा रहा है, अगर गर्म किया जा रहा होता तो बढ़ जाती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऊष्मा, हीट, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। तो आपने ये ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा ही होगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसका ये जो सिद्धांत है, ये सबसे पहले ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया था, तो इसको आप सीधे सीधे याद ही कर सकते हैं, तो वो है ऑप्शन बी, रमफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें है कि किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया, यानी कि उसने घिसा, उसने काम किया और वो पिघल गए। किससे पिघले, क्योंकि काम करने से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो एक सिद्धांत किसने दिया था, ऑप्शन ए रमफोर्ड, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डेवी, ऑप्शन डी सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डेवी। तो डेवी वैज्ञानिक थे, डेवी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे हम ऊष्मा स्थिरांक कहते हैं, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक भी कहते हैं। तो इसका क्या मान होता है, ऑप्शन ए 4186 जूल,
प्रति किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 4.186 जूल पर कैलोरी, ऑप्शन सी 4.186 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर कैलोरी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे ही सही हैं, सारी इसकी वैल्यू हैं किसकी, ऊष्मा का जो यांत्रिक तुल्यांक है उसकी वैल्यू है, बट इन्हें कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि आप पीछे देख रहे होंगे इसमें मात्रक चेंज है। अगर हम मात्रक को एक दूसरे रूप में बदलेंगे तो ये सारी वैल्यू सेम आएंगी, ठीक है। तो इसमें तीनों हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सही है। जो हमें करेक्ट फार्मूला है वो चूज़ करना है। तो इसमें जो करेक्ट फार्मूला है वो है ऑप्शन ए, W/Q, W/Q, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तो आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ। एक आपने शब्द सुन लिया जूल, एक आपने शब्द सुन लिया कैलोरी। अब ये किस किस के मात्रक है? तो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, हीट का, और जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक, ठीक है। अगर हम इनमें रिलेशन देखें कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है, तो जो रिलेशन निकलेगा वो ये होगा कि एक कैलोरी, कैलोरी को हम चलो कैलोरी लिखते हैं, बराबर 4.186 जूल, यानी कि एक कैलोरी में इतना काम किया जा सकता है। कितना? 4.186 जूल। तो अगर आपको कभी कन्वर्ट करने के लिए बोले कैलोरी से जूल या जूल से कैलोरी में, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, वहाँ पे ये समीकरण उपयोग में लाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है इस क्रिया में। ऑप्शन ए, ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, यानी कि जो ऊष्मा ऊर्जा है उसका जो रूपांतरण वो ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ठीक है। ये तो कोई वैसे ही छाप दिया है, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा एक ही होती है, गलत है। इसके बाद ऑप्शन बी है कि ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है, ये भी गलत है। इसके बाद यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कि जब हम उसका मंथन करते हैं, उसकी क्रंचिंग करते हैं, हम उसे घुमाते हैं बाहर, तो क्या होता है कि हम उसे कैसे घुमा रहे हैं, उसे हम यांत्रिक ऊर्जा से घुमा रहे हैं। तो लेकिन जब वो गर्म, उसका ताप बढ़ रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी आ रही है? तो उसमें ऊष्मीय ऊर्जा आ रही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? ऑप्शन ए, जल में विलीन पदार्थ होते हैं, ऑप्शन बी, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, ऑप्शन सी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, ऑप्शन डी, अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। एक PV = RT, ये वाली समीकरण है। इससे क्या निकल के आता है? जो P है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके? T के, यानी कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ताप भी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसी का सही जवाब इसी वजह से ऑप्शन सी हुआ है कि उच्च दाब होता है। अगर उच्च दाब मतलब प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ताप क्या अपने आप बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है कि शीतकाल में हैंड पंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? ऑप्शन है, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन बी कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन सी, पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। ऑप्शन डी, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश में ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, पृथ्वी के जो भीतर तापमान, पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। तो इसी कारण से जो सर्दियों में हम नल से पानी निकालते हैं वो गर्म होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का
यूनिट यानी कि मात्रक है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वोल्ट, ऑप्शन ए न्यूटन। तो न्यूटन किसका है? बल का, ये गलत हुआ। वोल्ट किसका है? विभवांतर का। एम्पियर धारा का। और ओम प्रतिरोध का। तो बच्चा कौन? ऑप्शन ए जूल। जूल। तो अभी कुछ कहेंगे कि जूल तो कार्य का भी मात्रक होता है। तो हाँ, ये भी सही है कि जूल कार्य का भी मात्रक होता है और ऊष्मा का भी मात्रक होता है। प्रश्न संख्या 14 इसमें है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का यानी हीट का यूनिट नहीं है, मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए कैलोरी तो है, ऑप्शन सी जूल है, ऑप्शन बी किलो कैलोरी, ये भी है क्योंकि बस केजी उसके आगे लगा दिया है, ऑप्शन डी डिग्री सेल्सियस, तो ये तापमान का है। तो ये इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, आप इन सब बातों पे भी साथ के साथ ध्यान रखेंगे, इसमें नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है। ठीक है, पता चलता है कभी कभी हम जल्दी से आवेश में आके कि हाँ क्या ऊष्मा का मात्रक है, तो फिर सीधे जूल या कैलोरी जो भी दिखा सेलेक्ट कर दिया। बाद में पता चला उसमें पूछा तो नहीं था, घर आके हिसाब लगा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 15, ताप का एसआई मात्रक है। तो यहाँ एसआई मात्रक की बात की गई। ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी सेल्सियस, ऑप्शन सी सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है वो केल्विन है। तो आप ये याद रखेंगे, मात्रक तो ये सारे ही हैं, चारों के चारों ताप के ही, टेम्परेचर के ही यूनिट हैं, लेकिन यहाँ पे एसआई मात्रक की बात की जा रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। ऑप्शन ए 4.2 जूल, ऑप्शन बी 4.2 इंटू 10 की पावर 2 जूल, ऑप्शन सी 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल, ऑप्शन डी 4.2 इंटू 10 की पावर 4 जूल। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, इसको ऐसे लिख दो। 1.8 बताया था, तो हम उसे अप्रोक्सीमेट 4.2 मान लेते हैं। ठीक है, 4.2 क्या जूल। अब यहाँ पे कैलोरी की जगह किलो कर दिया है, तो 1 किलो मतलब कि 1 गुणा 10 की पावर 3 हो जाएगा, या इसे हम 1000 भी लिख सकते हैं कि नहीं 1 किलो में। तो यही उधर इस 4.2 इधर भी है 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो इससे इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 4.2 10 की पावर 3 जूल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, अगर नहीं आया तो फिर भी आप बताएंगे इसे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 17। इसमें पूछा है कि जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। जलप्रपात यहाँ के जो वाटरफॉल होते हैं, सपोज करो जैसे ये कोई पहाड़ है या कोई पठार है और यहाँ से पानी ऐसे गिर रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पानी गिर रहा है, तो अधस्थल यानी कि जब यहाँ ये जो ज़मीन है, यहाँ पे जो लेवल है, ग्राउंड बोल देते हैं इसको, तो इस पर क्या है कि जो जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। क्या कारण है कि यहाँ का जो टेम्परेचर, सपोज करो यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पे वो 3 या 2.5 कुछ भी मान लो, सब एक बस माना है हमने, एज्यूम किया है। ठीक है, तो वो 3 डिग्री सेल्सियस मतलब अधिक क्यों हो गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनको पढ़ेंगे पहले एक एक करके। ऑप्शन ए कि अधस्थल पर जल की स्थिति ऊर्जा अधिक होती है, ऑप्शन बी आधार तल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, ऑप्शन सी गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, ऑप्शन डी गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कि जब जल गिर रहा है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो रही है तो वो क्या है, वो साथ साथ ऊष्मा में हीट में ट्रांसफ़र हो जा रही है, तो जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है पानी का वो बढ़ जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और शुरुआत करेंगे वहाँ क्वेश्चन नंबर 18 से। मुझे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।